अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग अपनी ज़िंदगी में इलेक्ट्रिसिटी को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। ठीक है ना। आप सोचें कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली डिवाइसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ ना कर रहे हों तो हमारी लाइफ कितनी मुश्किल हो सकती है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी हमारे हर शोबे में, हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से के अंदर कनेक्टेड है। पर यही जो इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिकली उसकी एक स्पेशल टाइप होती है जिसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। आज का हमारा जो लेक्चर है, बेसिकली वो इसी ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में है। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट को, और जो उसमें टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं जो कि हमारे इस चैप्टर को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात समझते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। देखो, मिसाल के तौर पे एक बल्ब है और उसको हमने तार से कनेक्ट किया हुआ है, और फिर अब हम क्या करते हैं कि हम इस तार को जोड़ देते हैं एक बैटरी के साथ। तो जब हम इस बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी, तो आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं। अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ ट्रेवल करता है थ्रू आउट। ठीक है। तो ये जो करंट है, इस करंट को कहते हैं डायरेक्ट करंट, जिसको इन शॉर्ट में हम कहते हैं डीसी। डायरेक्ट करंट क्या होता है? बैटरी जो है वो प्रोवाइड करती है डायरेक्ट करंट को, और वो हमेशा हमेशा ट्रैवल करता है किसी एक डायरेक्शन में। फ्लोज वन वे आउट ऑफ द बैटरी, एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। और वो हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, और अगर हम उसको कन्वेंशनल डायरेक्शन को सपोज करते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, बट हमेशा एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। बट अगर एक दूसरी एग्जाम्पल में उसी बल्ब को और तार को अगर मैं जोड़ देता हूँ अपने घर में लगे हुए किसी सॉकेट के साथ, तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, एक्चुअली वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी कहलाती है। अगर उससे ज्वाइन करेंगे तो जो मोशन ऑफ करंट होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। आप देखेंगे जो करंट है वो बाकायदा ऑसिलेट करते हैं। अब अगर नोटिस करोगे तो जो करंट है वो एक डायरेक्शन में फ़्लो नहीं कर रहा। मतलब मान लो कि अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ और इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ, तो करंट पहले ए से बी की तरफ जा रहा है, फिर बी से ए की तरफ आ रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, फिर ए से बी की तरफ, यानी कि ए से बी से ए, लगातार अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट कर रहा है। तो ऐसे करंट को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ये जो करंट होता है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, और रफली अगर देखा जाए तो 50 से 60 टाइम जो है वो एक सेकंड के अंदर करता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 से 60 हर्ट्स होती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये है हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट का आइडिया, कि जो डायरेक्ट करंट होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है, और जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो अपनी डायरेक्शन को लगातार ऑल्टरनेट करता रहता है। मान लो कि पहले पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लगातार डायरेक्शन को ऑल्टरनेट करता रहता है। तो अगर दोनों को आप एक साथ कंपेयर करना चाहोगे तो बैटरी से गुजरने वाला करंट हमेशा एक ही सिंक में गुजरता रहता है, और जो हम सॉकेट से कनेक्शन करते हैं, यानी कि जो के इलेक्ट्रिक या कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे घरों पे हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो अगर ग्राफ वाइज समझते हैं इसको, तो जो डायरेक्ट करंट है वो हमेशा एक ही मैग्नीट्यूड के साथ फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जबकि जो ऑल्टरनेट करंट होता है वो अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट करता रहता है। यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो यही वजह है कि इसका नाम जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट करता है, और इसे प्रोड्यूस करता है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जो कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करा है। अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देखो उस चैप्टर का जो लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो आइए सही से डिफाइन करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट वेरी करता है साइनोसॉइडल पैटर्न में। जो अभी आपने शेप देखी थी वो साइन वेव कहलाती है, यानी कि साइन के फंक्शन पे डिपेंड करती है। जो पैटर्न होता है उसके अंदर स्मूथ और पीरियोडिक ऑसिलेशन होती है, और जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज होती रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था। जो भी करंट होता है वो बेसिकली अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट करता है, और जो भी करंट अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट करेगा उसे हम ऑल्टरनेट करंट कंसिडर करते हैं। और बेसिकली ये जो करंट होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें रेगुलर साइनोसॉइडल पैटर्न बनता है। साइनोसॉइडल पैटर्न कुछ इस किस्म के पैटर्न को हम कहते हैं। क्यों इसको साइनोसॉइडल कहते हैं? क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो है वो साइन के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या मतलब?
देखो फॉर एग्जांपल अगर एंगल ज़ीरो है, आप 0 डिग्री पुट करते हैं तो साइन ज़ीरो की वैल्यू आप निकालो कैलकुलेटर से, तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो आती है। ठीक है, फिर आप अगला कैलकुलेटर से साइन 90 की वैल्यू निकाल के देखो, तो आप देखो कि साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी। तो मान लो कि अगर ये मैक्सिमम 1 है तो 90 पर इधर हम एक निशान लगाएंगे। ठीक है, फिर अगला एंगल कौन सा है, अगला एंगल है 180। तो कैलकुलेटर में साइन 180 पुट करके देखो क्या आंसर आ रहा है, ज़ीरो आएगा। तो आप देखो ये निशान मैंने ज़ीरो पे लगा दिया। फिर अगला 270 पुट करके देखो साइन में, साइन 270 पुट करो, आंसर आएगा -1। तो अगर ये ऊपर पॉजिटिव वाला है तो नीचे नेगेटिव वाला होता है, ये आ गया नेगेटिव मैक्सिमम। और फिर साइन 360 पुट करके देखोगे तो ज़ीरो आएगा। तो आप देखो, तो साइन जो है ना बेसिकली वो इसी किस्म की एक शेप बनाता है, इसी किस्म का एक ग्राफ बनाता है। तभी बार बार हम कह रहे हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो बेसिकली शेप बनाता है साइन वेव की तरह से, और इसी वजह से एक रेगुलर पैटर्न बनता है और वो साइनोसॉइडल कहलाता है। ये जो शक्ल है ना, इसको साइनोसॉइडल पैटर्न भी कहा जाता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट लगातार अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट करता रहता है, और उसकी वैल्यू ज़ीरो से मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम से ज़ीरो, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और फिर वो ज़ीरो से मैक्सिमम चला जाता है, और फिर मैक्सिमम से ज़ीरो हो जाता है, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये जो ऊपर से नीचे आना है बेसिकली ये डायरेक्शन के चेंज होने को जाहिर कर रहा है। ठीक है ना। अब जो ऑल्टरनेट करंट की इक्वेशन है ना वो समझाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने ये बताया, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। सबसे पहली बात, साइन ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, साइन 90 फिर मैक्सिमम आएगा, फिर साइन 180 दोबारा से ज़ीरो हो जाएगा, साइन 270 नेगेटिव मैक्सिमम आएगा, और फिर साइन 360 भी ज़ीरो आएगा। तो आप देखेंगे जो पैटर्न बनता है वो बेसिकली एक साइन वेव का पैटर्न बनता है। और जो साइन वेव का पैटर्न है वो इसी किस्म का एक पैटर्न है जो कि आपको नज़र आएगा, ये शक्ल भी नज़र आ रही है। तो बेसिकली बार बार जो मैं कह रहा हूँ कि साइन के फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर दो इक्वेशन बन सकती हैं, अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूँ, पहले हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को हम शो करते हैं आई से। ठीक है, और वो डिपेंड करता है आई नॉट, यानी कि मैक्सिमम क्या वैल्यू है। मान लेते हैं कि इसको आई नॉट से जाहिर करते हैं तो ये मैक्सिमम आई नॉट होता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ओमेगा टी। यही वो फार्मूला है जो कि हम लोगों ने ड्राइव किया था वोल्टेज की टर्म्स में, जब हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेटर समझा था। और अगर फार्मूला हम समझते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए फार्मूला बनेगा V इज इक्वल टू वी नॉट आएगा मैक्सिमम वैल्यू, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। जबकि ओमेगा जो है वो आपको याद भी रखना है कि ओमेगा एक्चुअली बराबर होता है 2 पाई एफ के। ठीक है, जो फार्मूला है ओमेगा का 2 पाई एफ होता है। कैसे, मैं याद दिलाऊँ आपको। देखो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं, टाइम पीरियड होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के बराबर, और टाइम पीरियड खुद बराबर होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, तो 1/f हो जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा। तो अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 2 पाई एफ के। तो भाई मैंने आपको क्या बोला कि जो साइन की वैल्यू है, ये करंट की इक्वेशन है, ये वोल्टेज की इक्वेशन है, दोनों साइनोसॉइडल बनेंगी। आप साइन की सबसे कम वैल्यू पुट करोगे ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। फिर अगली वैल्यू 90 डिग्री आएगी, 90 पे मैक्सिमम हो जाएगा, 180 पे ज़ीरो, फिर 270 पे -1, और फिर 360 पे दोबारा से ज़ीरो होगा। तो अगर आपने ऑल्टरनेट करंट की वैल्यू निकालनी है किसी भी लम्हे, तो ये मैक्सिमम करंट है आई नॉट, और बाकी आपने यहाँ पे ओमेगा और टी की वैल्यूज़ पुट करनी है, जो कि लगातार इस तरीके से वेरी करेगी, जो कि साइन वेव कहलाती है, साइनोसॉइडल वेव कहलाती है। सही है भाई। तो इन शॉर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो लगातार अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट करता है, और उसकी वैल्यू भी ज़ीरो मैक्सिमम, मैक्सिमम से ज़ीरो, और फिर डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो ऐसे करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसके लिए दो इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे। करंट के लिए आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज के लिए वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर वाले लेक्चर में बिल्कुल समझ चुके हैं। अगर बात यहाँ पे नहीं समझ में आ रही तो उस लेक्चर को लाजमी तौर पर जाके देखना। सही है। अब जो है, जो मैंने कहा था कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट की टर्मिनोलॉजीज समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर आगे चैप्टर को समझने के लिए। सबसे पहली बात, बार बार हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे साइकिल। अब ये साइकिल किसे कहते हैं। देखो आपके सामने एक ऑल्टरनेटिंग करंट की मुकम्मल साइकिल बनी हुई है। सही है, एक पूरी वेव बनी हुई है। एक कंप्लीट सेट जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ का किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी में, उसे साइकिल कहते हैं। तो देखो यहाँ ज़ीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से ज़ीरो।
सही है, एक साइकिल हो गई और यहाँ पे लगातार पॉजिटिव रहा, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। यानी करंट जीरो से मैक्सिमम चला गया, मैक्सिमम से जीरो हो गया, लेकिन डायरेक्शन एक पॉजिटिव वाली थी। फिर ऑल्टरनेट करंट क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को बदलेगा, या ऑल्टरनेट वोल्टेज अपने डायरेक्शन को बदलेगा। तो फिर जीरो से मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम से जीरो चला जाएगा। तो ऊपर वाली जो साइकिल है इसे पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, नीचे वाली नेगेटिव कहते हैं, और दोनों का जो कंप्लीट सेट बनाता है उसे हम कहते हैं वन साइकिल। एक वेव बनेगी, एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनेगा, तो उसे एक साइकिल कहा जाएगा। फिर टाइम पीरियड किसे कहते हैं, एक्चुअली पता है हमें, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, वो टाइम पीरियड जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज वेव को बनने में लगता है, एक मुकम्मल साइकिल बनने में लगता है, उसको टी से जाहिर करते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है ना, सिंबल टी होता है इसका। एक मुकम्मल वेव बनने में, एक मुकम्मल साइकिल बनने में जितना वक्त दरकार होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे कि इस फिगर के अंदर आप देखें तो टाइम पीरियड कितना नज़र आ रहा है आपको, एक मुकम्मल वेव बनने में कितनी देर लग रही है। वैसे तो यहाँ पर फिगर में नज़र आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है, और आप देख सकते हैं कि टाइम कितना है। आप अगर देखो तो 0 से लेके 10 मिली सेकेंड्स तक एक दो वेव बन रही हैं। सही ना, 10 मिली सेकेंड्स में आपको दो वेव नज़र आ रही हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव हो गई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव हो गई। तो 10 मिली सेकेंड्स के अंदर दो वेव्स बन रही हैं। तो एक साइकिल मुकम्मल होने में कितनी देर लगेगी, एक साइकिल मुकम्मल होने में लगेंगे 5 मिली सेकेंड। तो इस ग्राफ के मुताबिक जो टाइम पीरियड है, कोई सी भी क्वांटिटी हो सकती है, वोल्टेज है वैसे तो, उसका टाइम पीरियड हमने निकाल लिया। तो एक साइकिल बनने में जितनी देर लगती है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। फिर एक बात है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स जो कि बनेंगी एक सेकेंड में। एक सेकेंड में बनने वाली वेव्स की जो तादाद होती है, एक सेकेंड में बनने वाली साइकिल्स की जो तादाद होती है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और बेसिकली किस चीज़ का मेजर है कि कितनी मरतबा डायरेक्शन करंट की रिवर्स हो रही है हर सेकेंड में, हर सेकेंड में कितनी मरतबा रिवर्स हो रही है, उसको जो है वो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखो बार बार रिवर्स हो रही है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। नापते हैं इसको हर्ट्स में, और एक हर्ट्स का मतलब होता है एक साइकिल पर सेकेंड। तो हमारे घरों में आने वाली जो के इलेक्ट्रिक की सप्लाई है वो 50 हर्ट्स की होती है। अब 50 हर्ट्स का मतलब हो गया कि कितनी मरतबा करंट अपनी डायरेक्शन बदलेगा एक सेकंड में, 50 मरतबा डायरेक्शन बदलेगा करंट एक सेकंड के अंदर। समझे ना बात। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया करंट कितनी मरतबा अपनी डायरेक्शन को बदलेगा हर एक सेकंड में। तो 50 हर्ट्स का मतलब हो गया करंट 50 मरतबा, 50 साइकिल्स बनाएगा, 50 मरतबा अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है ना। अच्छा जी, फिर होती है इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू। इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू क्या है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का किसी स्पेसिफिक टाइम में, उसे हम कहते हैं कि भाई ये उसकी पीक वैल्यू है। जो साइन वेव है, जो हाईएस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू होती है किसी भी साइकिल में, उसे हम इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू कहते हैं। करंट के लिए आई पीक लिखते हैं और वोल्टेज के लिए वी पीक लिखते हैं। अब आप देखो इस पूरी साइकिल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर है, ये जो इसका एम्पलीट्यूड है ना। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज नापा जा रहा है तो हम नाप लें, अगर ये 10 वोल्ट है तो 10 से थोड़ा सा कम ही आएगा ना, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, तो दरमियान में जो है 5 कहीं पर आएगा। तो जितना भी ये वोल्टेज आ रहा है ना यहाँ पे इसकी सीध में, बेसिकली उसे हम कहते हैं इसकी इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू, कि मैक्सिमम कितना जो है वो पीक वैल्यू अचीव कर लेता है। पीक कहते हैं ऊंचाई को ना, बिल्कुल चोटी को। तो बिल्कुल जो टॉप वाला वोल्टेज होता है उसे वी पीक कहते हैं, और अगर करंट की साइकिल होती है तो आई पीक कहते हैं। ठीक है, ये देखो आपके सामने आ गई पीक वैल्यू, यहाँ पर पीक वैल्यू नज़र आ रही है। और बेसिकली एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो हमें डिस्कस करनी है, इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS। ये वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना है, हीट वाले चैप्टर के अंदर जो हमारा 15 चैप्टर था, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस वाला, उसके अंदर आपने सुना है। लेकिन वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की या गैस के मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, और यहाँ पे RMS वैल्यू है वोल्टेज की या करंट की। मैथमेटिकल रिलेशन देखा जाए, जो पीक वैल्यू अगर उसको वी नॉट बोल दें ऑल्टरनेटिंग करंट की, और जो डायरेक्ट करंट का वोल्टेज होता है जो एवरेज इक्वल इलेक्ट्रिकल पावर देगा ना, उसे हम कहते हैं RMS वैल्यू। सही है। और जो RMS वैल्यू है, बेसिकली जो DC वोल्टेज होता है वो 70% होता है पीक वैल्यू का। ये वी पीक लिखा हुआ है, वी पीक का मतलब हो गया मैक्सिमम वोल्टेज का 70% होता है।
और साइनोसॉइडल वेव अगर हम बनाएं तो जो आरएमएस वैल्यू होती है वो 0.70 टाइम्स होती है पीक वैल्यू के। अब ज़रा मैं इसको समझाता हूँ। देखो, जो हमारे घरों में आने वाला इलेक्ट्रिक करंट है या वोल्टेज है, ये तो हो गई इसकी पीक वैल्यू। पर हमारे घरों में कौन सा करंट आ रहा है? हमारे घरों में ऑल्टरनेट करंट आ रहा है। अब वो कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, उसकी कितनी इलेक्ट्रिक पावर है हमारे घरों में आने वाले करंट की, वो उसकी पीक वैल्यू से अंदाज़ा नहीं होगा। मान लो कि अगर हमारे घरों में 220 वोल्ट आ रहा है ऑल्टरनेट करंट का, तो वो 220 वोल्ट डीसी के बराबर की ताकत नहीं देगा, पावर नहीं देगा। वो कितनी पावर देगा? तो अगर मैं उसी 220 का 70% मालूम कर लूँ, तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उतनी वैल्यू वाला डीसी उतनी ही एनर्जी देगा जितना हमारा पीक वैल्यू वाला एसी दे रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी पावर एसी देता है, चलो 12 वोल्ट से समझाता हूँ। जो 12 वोल्ट एसी है वो बराबर नहीं होता 12 वोल्ट डीसी के। तो भाई आप बोलोगे कि कितने वोल्ट वाला जो करंट है वो कितनी पावर देगा और डीसी वाले के मुताबिक कितनी पावर देगा? तो देखिए, अगर आप 12 का 70% निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी, सही है, वो आप वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। वो वैल्यू और एसी का 12 वोल्ट बराबर की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप मालूम करना चाहते हैं किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट की डीसी इक्विवेलेंट कितना है, यानी कि सेम पावर वाला डीसी करंट कितना होगा, तो वो आप उसका 70% निकाल सकते हैं या उसको आप 707 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं वोल्टेज का, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये मैं आपके सामने छोड़ता हूँ। अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो वो कितनी पावर देगा? आप डीसी में कैलकुलेट करके बताओ कि डीसी का कितना वोल्टेज ऑल्टरनेट करंट के 220 वोल्ट के बराबर की पावर को सप्लाई करेगा। वो आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, अब जरा फेजेस ऑफ एसी की बात करते हैं। लास्ट हिस्सा है इस लेक्चर का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। सबसे पहली बात, आपने फेज को समझना है कि इन फेज किसे कहते हैं। दो वेव्स या दो साइकिल्स या दो करंट या दो वोल्टेज कब इन फेज कहलाते हैं। और फिर फेज लैग को समझेंगे, कब फेज जो है वो पीछे रह जा रहा है। लैग कहते हैं पीछे रह जाने को और लीड कहते हैं आगे जाने को। तो तीन किस्म के रिलेशन हो सकते हैं दो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के। या तो वो दोनों क्वांटिटीज़ फेज़ में हो सकती हैं, या तो वो फेज़ लैग और लीड हो सकता है, यानी कि उनमें फेज़ डिफरेंस हो सकता है। ये दोनों समझ लो फेज़ डिफरेंस की बात है, और ये इन फेज़ या सेम फेज़ की बात है। पहले इन फेज़ समझाता हूँ। देखो, अगर दो वेव फॉर्म है और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड इक्वल बन रही हैं, और दोनों अपनी पीक वैल्यू पर या दोनों अपनी ज़ीरो वैल्यू पर एक साथ पहुंचते हैं, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का फेज सेम है, या फिर हम कहेंगे कि इनका फेज डिफरेंस ज़ीरो है। अगर कोई सी भी दो वेव्स ऑल्टरनेटिंग करंट की हो या वोल्टेज की हो, कोई सी भी वेव्स हो, अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी रखती हैं और उनकी पीक वैल्यू भी एक टाइम पर आती है और ज़ीरो वैल्यू भी एक टाइम पर आती है, तो वो इन फेज कहलाएंगी। ठीक है, देखो ग्राफ के ज़रिए समझते हैं। ये मैंने एंगल्स बना लिए, 0 पर 180, 270, 360, 540, 720। ये मैंने एक वेव बना दी आपके सामने। ठीक है, आप देखें 0 पर ये मिनिमम है, 90 पे मैक्सिमम है, 180 पे 0, फिर 270 पे नेगेटिव मैक्सिमम। एक दूसरी वेव बनाता हूँ। अब आप नोटिस करो कि दोनों की मैक्सिमम, दोनों की ज़ीरो वैल्यू 0 पर आ रही है, 180 पर आ रही है, 360 पर आ रही है, 720 पर आ रही है। और दोनों की जो पीक वैल्यू है वो 90 पर आ रही है पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली 270 पर आ रही है, फिर 540 पर आ रही है। तो जो दोनों वेव्स आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं, क्रस्ट पे क्रस्ट आ गया, ट्रफ पे ट्रफ आ गया, या फिर आप ऐसा समझ लें कि दोनों ज़ीरो एक साथ अचीव कर रहे हैं, पीक एक साथ अचीव कर रहे हैं, तो इन दोनों वेव्स को कहा जाएगा कि ये दोनों वेव्स जो है वो इन फेज़ हैं या सेम फेज़ में हैं, या उनका फेज़ डिफरेंस बराबर है ज़ीरो के। सही है, तो दो वेव्स का एक रिलेशन तो ये हो गया कि इन फेज किसे कहते हैं। सेकंड जो है वो फेज लैग किसे कहते हैं? जब एक वेव फॉर्म अपनी पीक वैल्यू पर या ज़ीरो वैल्यू पे पहुंचे दूसरे के बाद, सही है, तो उनके दरमियान में फेज डिफरेंस होगा, और फिर हम ये कहेंगे कि जो सेकंड वेव फॉर्म है बेसिकली वो लैग कर रही है, जो दूसरी वाली वेव थी वो पीछे रह जा रही है। अगर एक वेव फॉर्म का पीक वैल्यू बाद में आता है दूसरी वेव के लिहाज से, तो हम बोलेंगे कि जो सेकंड वेव है वो लैग कर रही है। ये आ गया ग्राफ। ठीक है, फिर वैल्यूज़ आ गई। एक वेव बनाते हैं 0, 90 वाली, ये आ गई वेव। सही है।
अब एक दूसरी वेव बनाते हैं। आप नोटिस करें कि ये जो रेड वाली वेव है इसकी वैल्यू 90 पर मैक्सिमम आ रही है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 पर मैक्सिमम आ रही है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि एक वेव जो है वो बेसिकली दूसरी वेव को लैग कर रही है, पीछे रह जा रही है। अब इसमें से कौन सी वेव जो है वो पीछे रह रही है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वेव जो कि अपनी पहली पीक वैल्यू दूसरे के लिहाज से पहले अचीव कर ले, तो उसे हम बोलेंगे कि वो लीड कर रही है, सही है। और जो बाद में अचीव करेगी, इसका मतलब वो लैग कर रही है। यानी यहाँ पर अगर आप एक बात नोटिस करेंगे तो ये वाली जो वेव है ये लीड कर रही है, इसकी वैल्यू पहले मैक्सिमम हो रही है। और ये वाली जो वैल्यू है बेसिकली ये क्या कर रही है, ये लैग कर रही है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितने एंगल के साथ लीड कर रही है, कितने एंगल के साथ लैग कर रही है, तो वह आप दोनों के दरमियान का डिफरेंस देख सकते हो कि दोनों का जो पहला पहला मैक्सिमम आ रहा है, पीक आ रहा है, उनमें कितना फ़र्क है। तो देखो ये जो रेड वाली वेव है, इसका इसका जो मैक्सिमम आ रहा है पहला, वो 90 डिग्री पर आ रहा है। और जो ग्रीन वाली वेव है उसका पहला मैक्सिमम 0 पर आ रहा है। तो दोनों के दरमियान का डिफरेंस आपको नज़र आ गया कि इनका फेज डिफरेंस 90 डिग्रीज है, या अगर आप इसको पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये पाई/2 है, सही है। तो फेज डिफरेंस तो पाया जा रहा है, लेकिन एक वेव फॉर्म जो है वो लैग करेगी और एक क्या करेगी, लीड करेगी, सही है। और पहचान मैंने आपको बता दी, लीड करने वाली वेव का मैक्सिमम पहले हिट होता है, सही है, वो पहले हिट कर रही है मैक्सिमम, और उसके बाद ये जो है ये बाद में हिट कर रही है, तो ये लैगिंग पर आ जाएगी, ठीक है भाई। फिर इसी तरीके से फेज लीड को एक और तरीके से समझते हैं। एक वेव फॉर्म अपनी पीक वैल्यू पर पहले पहुंच रही है दूसरे के लिहाज से, सही है। तो जो दूसरी वाली है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी कि वो लीड कर रही है। क्या मतलब, देखिए यहाँ पर ये मैंने एक वेव बना दी, ठीक है, इसका मैक्सिमम आपको यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, 0 डिग्री पर ही मैक्सिमम हो गया। और दूसरे का जो पहला मैक्सिमम है वो आपको कितने डिग्री पर नज़र आ रहा है, वो 90 डिग्री पर नज़र आ रहा है। तो देख लो, ग्रीन वाले ने पहले हिट करा अपने मैक्सिमम को, सही है, पहले हिट करा, तो इसका मतलब ये क्या कर रही है, ये लीड कर रही है। और जो बाद में हिट कर रही है वो क्या कर रही है, वो लैग कर रही है, पीछे रह जा रही है, सही है। बात समझ में आ गई ना, ये लैग कर रही है और ये लीड करती हुई आ रही थी, और दोनों का फेज डिफरेंस आप देख सकते हो, दोनों का फेज डिफरेंस 90 डिग्री या पाई/2 है। थोड़ा सा और समझते हैं फेज लीड को, इस वेव को थोड़ा सा और मूव कराते हैं। अब आप देखो कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कौन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहले पहुंच रहा है। आपको इस बात को समझना है। अगर थोड़ा सा इसको मैं ऐसे और बना दूं, इधर देखो, अगर इसी वेव को मैं दोबारा से बनाऊं थोड़ा सा इधर करके, तो ये कुछ इस किस्म की सूरत में आएगी, यहाँ पर आएगी, फिर 90 पर ऐसे आके ये इधर कहीं पे चली जाएगी ना, ऐसी कुछ वेव बनेगी। तो आप देखो इसका पहला मैक्सिमम कितने डिग्री पर आ रहा है, इसका पहला मैक्सिमम 90 डिग्री पर आ रहा है, इसका पहला मैक्सिमम कितने डिग्री पर आ रहा है, 270 पर आ रहा है, एक का 90 पर आ रहा है, एक का 270 पर आ रहा है, सही है। पहले तो लैग और लीड का मसला हल कर लो। कौन लीड कर रहा है, जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहले अचीव करेगा वो हमेशा लीड करेगा, और ये क्या करेगा, ये कर रहा है लैग, ठीक है। लेकिन कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस आ रहा है 90 से 270 का। तो अगर आप 270 में से माइनस कर देते हैं 90 को, तो आंसर आएगा 180। तो इसका मतलब यहाँ का फेज डिफरेंस या तो 180 है, या तो मैं कह सकता हूँ सिर्फ पाई का फेज डिफरेंस है दोनों के दरमियान में, सही है। अब एक तो फेज डिफरेंस आप वेव के ज़रिए समझ सकते हैं, और एक आखिरी काम फेज़र डायग्राम के ज़रिए भी है। इन फेज को हम वेक्टर फॉर्म में अगर ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास इन फेज की पिक्चर थी, ठीक है, ये हमारे पास इन फेज की पिक्चर थी। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम बनाते हैं ना, तो हमें दो वेक्टर्स के ज़रिए शो करना पड़ता है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, सही है। जिसमें से एक जो है वो रेड वाले को शो कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसकी जो लंबाई है वो इसके एम्पलीट्यूड को जाहिर कर रही है, सही है, पीक वैल्यू को जाहिर कर रही है। जो मैक्सिमम पीक वैल्यू होती है उतनी लंबाई बनाते हैं, और क्योंकि सेम फेज में है तो इसी एंगल के ऊपर हम बनाएंगे ये वाली वेव। अब आप देखो दोनों का जो यहाँ से एंगल बन रहा है वो एंगल इक्वल बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेव्स इन फेज हैं, या इनका फेज डिफरेंस बराबर है 0 के। तो वेक्टर के तरीके से हम शो करते हैं ना, जितना इसका एम्पलीट्यूड है उतना लंबा वेक्टर बनाते हैं, सही है।
और जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना लंबा वेक्टर बनाते हैं, और क्योंकि दोनों सेम फेज में हैं तो दोनों को एक ही एंगल पे दिखाना ज़रूरी है। ये जो फिगर है इसे कहते हैं फेज़र, क्योंकि इसके ज़रिए हमें फेज़ का पता लग जाता है उस ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी के। फेज़ लैग आपने समझा था, जहाँ पर एक जो वेव थी वो लीड कर रही थी और एक जो थी वो लैग कर रही थी। तो हमें पता है कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। ग्रीन वाला लीड कर रहा है और रेड वाला लैग कर रहा है। फेज़र बनाते हैं, सही है। लीड करता हुआ ये लैग करने वाला आ गया, और ये आ गया लीड करता हुआ जो कि ऊपर की तरफ लीड कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान का फेज़ डिफरेंस कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर, या फिर हम कह सकते हैं π/2 के बराबर। तो अगर आपको वेव फॉर्म बनाना डिफिकल्ट लग रहा है तो आप फेज़ डायग्राम बना सकते हैं, जिससे आप बस दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल 90 डिग्री रखेंगे, और वेक्टर की लंबाई इसके एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू पर डिपेंड करती है। ठीक है, फेज़ लीड को समझते हैं। फेज़ लीड के अंदर हमने दो वेव देखी थी, एक जो है वो लैग कर रही थी, एक जो है वो लीड कर रही थी। और जो लीडिंग थी वो हमें नज़र आ रही थी, ये जो रेड वाली है ये बेसिकली क्या कर रही है, ये लीड कर रही है, और ये जो है वो लैग कर रही है। तो अगर मैं फेज़र डायग्राम बनाऊंगा तो इसके अंदर जो लैग करती हुई होगी वो ग्रीन वाली होगी, ठीक है, और जो लीड करने वाली होगी वो रेड वाली होगी। और लंबाई मैंने बताया नहीं है उसी लिहाज से जिस लिहाज से उसका एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पर जो दोनों के दरमियान का फेज़ डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है वो 180 डिग्री का आ रहा है। और इस डायरेक्शन के अंदर याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज हमेशा देखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उसी से हमें फेज़ लैग या लीड का अंदाज़ा हो जाता है। तो फेज़र डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के अंदर हम ज़रूर यूज़ करेंगे इंशाल्लाह जब भी ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप समझ में आ गया होगा। लंबा लेक्चर है बट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आगे चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूजन्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।